गाइस, सिंस लास्ट सेशन हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है? सिंस लास्ट सेशन हम लोगों ने एटॉमिक साइज इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन स्टार्ट किया है, आया ना? तो उसमें से हम लोगों ने कोवैलेंट रेडियस कैसे मेजर की जाती है ये देख लिया है। अब हम लोगों को इस केस के बारे में जरा ध्यान देना है, मेटेलिक रेडियस। तो मैंने आप लोगों को मेटेलिक रेडियस किसके लिए डिटरमाइन की जाती है बताया है। मैंने आप लोगों को बताया है मेटेलिक रेडियस इज डिटरमाइंड फॉर metallic elements when they are bonded by metallic bond. When they are bonded by metallic bond in metallic crystals. metallic crystals में जब ये मेटल एलिमेंट्स के एटम्स मेटेलिक बॉन्ड थ्रू बॉन्डेड होते हैं तब हम लोग मेटेलिक रेडियस बता सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया किसके लिए मेटेलिक रेडियस डिटरमाइन करते हैं हम लोग? किसके लिए मेटेलिक रेडियस डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। हर टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे क्यूब ड्रॉ करना इजी है ना, इसलिए मैं क्यूब ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लुक एट दिस पर्टिकुलर क्यूब। ये क्यूब जो है, ऐसा मान लो कि ये जो क्यूब है, ये क्यूब ऐसे सोडियम के एटम से बना हुआ है। तो ये सब जो है ना सोडियम के एटम्स है, ऐसे कॉर्नर्स पे है ना सोडियम के एटम्स है एक दूसरे को जुड़े हुए। किसके एटम्स है? सोडियम के एटम्स है एक दूसरे को जुड़े हुए। सोडियम सोडियम, कुछ समझा? सोडियम के एटम्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे को। तो ऐसे सोडियम के एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड्स है और वो सोडियम के एटम एक दूसरे को जुड़े हुए हैं एंड उन्होंने ये क्रिस्टल बनाया है, क्यूबिक क्रिस्टल। किसका? सोडियम का। कैसा क्रिस्टल? क्यूबिक क्रिस्टल। किसका? सोडियम इस मेटल के एटम का ही क्रिस्टल है। तो एक दूसरे के पास भी कौन से एलिमेंट के एटम्स है? दिख रहा है तो बोलो, कौन से एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के पास है? ये सोडियम है। ये क्रिस्टल किसका बना हुआ है? सोडियम का सर। हाँ, जोर से बोलो। सोडियम। हाँ, सोडियम का क्रिस्टल अगर ये बना हुआ है तो यहाँ पे एक दूसरे के पास भी सोडियम है। इस सोडियम के न्यूक्लियस से सोडियम के आउटर शेल का एंड इस सोडियम के न्यूक्लियस से इस सोडियम के न्यूक्लियस से इस सोडियम का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस यानी कि दो सोडियम के एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है, ये एज जो दिख रही है ना, ये एज या ये एज या फिर ये एज, ये जो एजेस है ना, ये एजेस यानी कि क्या है? दो सोडियम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। दो सोडियम के एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस यानी कि क्या होगा? किसी भी दो एलिमेंट के एटम अगर बॉन्डेड हो, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? कल भी हम लोगों ने देखा, दो क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? वैसा ही नाम इसको देंगे हम लोग, दो सोडियम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि इस एज को वही नाम देंगे जो कल हम लोगों ने क्लोरीन के केस में दिया था। सो बोलो, क्या नाम दिया था रे? कुछ याद है? कुछ याद है? अरे, दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या नाम दिया था? रेडियस सर। रेडियस थोड़ी नाम दिया था, दो न्यूक्लियर के बीच के डिस्टेंस को क्या नाम दिया था? जरा ध्यान से देखो और बोलो। सर कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ। यस, कल नाम दिया था कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड लेंथ नाम देंगे ना? क्या नाम देंगे? मेटेलिक बॉन्ड लेंथ नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मेटेलिक बॉन्ड लेंथ नाम देंगे, चलेगा? क्या नाम देंगे?
मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। कल दो क्लोरीन एटम के बीच जो बॉन्ड था वो कोवैलेंट था, इसलिए दो क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को नाम दिया था, दो क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को नाम दिया था कोवैलेंट बॉन्ड की लेंथ। यहाँ पे सोडियम सोडियम मेटल के बीच जो दोनों न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस है उसको मेटेलिक बॉन्ड लेंथ कहेंगे। क्यों? इनके बीच जो बॉन्ड है वो मेटेलिक बॉन्ड है, आया ना? समझ में आ रहा है? कल नाम दिया था दो क्लोरीन के बीच के डिस्टेंस को कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ, क्योंकि वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड था। इनको नाम देंगे मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है कुछ? अरे काल दोन क्लोरीन ऍटमच्या न्यूक्लियसच्या मध्ये जो डिस्टन्स होता त्याला आपण कोव्हॅलंट बॉन्ड लेंथ म्हटलं होतं. का बरं? कारण तिथे कोव्हॅलंट बॉन्ड होता दोन क्लोरीनच्या मध्ये. इथे दोन सोडियम मेटल्स आहेत, दोन सोडियम मेटलच्या न्यूक्लियस मधला जो डिस्टन्स आहे त्याला आपण काय म्हणणार? त्याला आपण म्हणणार मेटॅलिक बॉन्ड, किंवा त्याला आपण म्हणणार मेटलिक बॉन्ड लेंथ. दोन सोडियम जे मेटल्स आहेत त्यांच्या न्यूक्लियस मध्ये जो डिस्टन्स आहे त्याला मेटलिक बॉन्ड लेंथ का म्हणणार? कारण दोन सोडियमच्या मध्ये मेटलिक बॉन्ड आहे म्हणून या डिस्टन्सला मेटलिक बॉन्ड लेंथ म्हणणार. कळतंय का? आर यू गेटिंग मी? यस सर. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, और sir. इस डिस्टेंस के हाफ क्या होगा? इस डिस्टेंस के हाफ क्या होगा? इस डिस्टेंस के हाफ अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? एक सोडियम की रेडियस. यही तरीका है ना, इससे अलग तो कुछ कर नहीं सकते, यही तरीका है. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो दो सोडियम मेटल के बीच का डिस्टेंस है, दो सोडियम मेटल के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि दो सोडियम के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस यानी कि मेटेलिक बॉन्ड लेंथ जो है उसका हाफ लेके सोडियम की रेडियस निकालेंगे. वैसे ही किसी भी मेटल की रेडियस निकालेंगे. मेटल एटम जब मेटेलिक क्रिस्टल में एक दूसरे के पास हो, एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हो, मेटल के क्रिस्टल में दो मेटल एटम्स एक दूसरे के जब पास हो, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हो, उस मेटेलिक बॉन्ड लेंथ का हाफ यानी कि होता है मेटेलिक रेडियस. कुछ समझा? कुछ समझा? Yes, Yes, sir. sir. तो इन शॉर्ट यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूं, फिर कंप्लीट डेफिनेशन लिखता हूं. मेटेलिक रेडियस इज इक्वल टू क्या? देखो ध्यान से, मेटेलिक बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2. मेटेलिक बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2. तो डिफाइन कैसे करोगे? हाफ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड लेंथ यानी कि क्या? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक atoms in metallic crystal. Half of the distance between two adjacent between two adjacent metallic atoms in metallic crystal is called as metallic radius. समझ में आ गया? अब डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? अरे डेफिनेशन कळाली का? Yes, sir. डेफिनेशन कळाली का आता सगळ्यांना? मेटलिक बॉन्ड लेंथ असेल त्याच्या हाफ म्हणजे मेटलिक रेडियस. समजलं सगळ्यांना? Have you got this? I am asking everyone. Yes, sir. Everyone. सर हाँ बोलो. सर ते सोडियमचे जेवढे ऍटम्स क्रिस्टल फॉर्म करतात त्यांचा काही नंबर फिक्स असतो का सर? नंबर फिक्स नसणार. आपण त्या मेटलिक क्रिस्टलच्या वेट वरनं सांगणार की तिथं किती मोल्स आहेत सोडियम ऍटमचे, म्हणजे किती ऍटम्स आहेत. सपोज 1 मोल सोडियम ऍटमचा असेल, 1 मोल म्हणजे अवोगाड्रोज नंबर एवढे सोडियम आहे. तिथे 2 मोल्स असतील, अवोगाड्रोज नंबरच्या डबल आहेत. कळलं का? हो सर. वेट वरनं काढणार. हॅव यू गॉट दिस? सगळ्यांना समजलंय? गाइस सबको समझ में आ गया?
गाइस सबको समझा रे? हाँ Yes, सर। sir. एक Yes, चीज sir. सबसे इंपॉर्टेंट है कि while forming covalent bond, non metallic atom comes very close and overlap between orbitals of non-metal is less. Orbitals of non-metal के बीच का ओवरलैप लेस होता है. सॉरी, ऑर्बिटल जो है नॉन मेटल के, जब नॉन मेटलिक एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो नॉन मेटल के एटम के ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैप ज्यादा होता है. इसलिए देयरफॉर कोवैलेंट bond length is less, but metallic bond length क्या होती है? मोर. कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ यानी कि नॉन मेटल के एटम के बीच का डिस्टेंस वो कम होता है, लेकिन मेटलिक बॉन्ड लेंथ क्या होती है? मेटल जब बॉन्ड बनाता है, मेटल एटम जब क्लोज आते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो मोर होता है. उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मोर होता है. यानी कि नॉन मेटल के केस में कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ लेस होती है तो कोवैलेंट रेडियस भी लेस ही होगी, लेकिन मेटल्स के केस में मेटलिक बॉन्ड लेंथ जरा बड़ी होती है तो मेटलिक रेडियस थोड़ी बड़ी ही होगी. ऐसा मुझे समझाना है. कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया गाइस? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के एटम के बीच तो ऑर्बिटल ज्यादा मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, एटम के रीजन्स एक दूसरे के साथ ज्यादा मिक्स होते हैं, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ जो होती है किस केस में? नॉन मेटल के केस में वो जरा कम होती है. कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ अगर कम तो कोवैलेंट रेडियस भी कम. लेकिन मेटल के केस में मेटेलिक एटम्स ज्यादा मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, तो मेटल के एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस यानी कि मेटलिक बॉन्ड लेंथ जरा बड़ी होती है. मेटलिक बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी है तो मेटलिक रेडियस भी जरा बड़ी होगी. समझ में आ गया? मेटलिक रेडियस भी जरा बड़ी होगी. समझ में आ गया? कुछ समझा रे? कुछ समझ में आ गया? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट कर लो यस फटाफट. सर। चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट. फटाफट कर लो. हो गया? Yes, sir. ये रब कर देता हूं. देखो therefore covalent radius of non-metals is always smaller than metallic radius of metals. कुछ समझा? कुछ समझा? आया ना? कुछ समझा? हाँ सर। तो अब बात आती है किसकी? वैंडर वॉल्स रेडियस की. मुझे बता दो वैंडर वॉल्स रेडियस हम लोग किसके लिए निकालते हैं? किन एटम्स के लिए? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और नोबल
gases which don't form any bond with other elements, for them, उनके लिए कौन सी, for them van der Waals radius is calculated. कैसे, देखो ऐसा सपोज नॉन मेटल का, या ऐसा मेरे पास एटम है, जिस एटम का दूसरे किसी के साथ बॉन्ड नहीं है, ऐसा अनरिएक्टिव एटम है, उस अनरिएक्टिव एटम का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से, यानी कि नोबल गैस का एटम है ऐसा मान लो, या मोनोएटमिक किसी मॉलिक्यूल जो मोनोएटमिक है उसका एक एटम है, उस मोनोएटमिक मॉलिक्यूल के केस में, या नोबल गैस जो है उसके एटम के केस में, ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक, न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक, न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल तक, ये जो डिस्टेंस है उसे ही कहा जाता है वैन डर वाल्स रेडियस, या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस जितना एक नोबल गैस का एटम एंड दूसरे नोबल गैस का एटम एक दूसरे के पास आ सकते हैं, जितने मैक्सिमम क्लोज आ सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज आ गए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, सो उनके बीच रिपल्शन स्टार्ट होने से पहले मैक्सिमम जितना वो क्लोज आ सकते हैं, कौन, नोबल गैस के एटम मैक्सिमम जितना क्लोज आ सकते हैं बिफोर रिपल्शन बिटवीन देयर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स, रिपल्शन स्टार्ट होने से पहले जितना क्लोज आ सकते हैं उतना क्लोज वो आ गए, कौन, नोबल गैस के एटम्स दो, तो एक के न्यूक्लियस एंड दूसरे के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ है वही अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है वैन डर वाल्स रेडियस, वही अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है वैन डर वाल्स रेडियस। यही तरीका है वैन डर वाल्स रेडियस निकालने का। कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया? यस सर. हे बघा, नोबल गॅसचे ऍटम एकमेकांबरोबर बॉन्ड फॉर्म करतील का? नोबल गॅसचे ऍटम एकमेकांबरोबर बॉन्ड फॉर्म करतील का? नाही सर. इज इट पॉसिबल? नोबल गॅसचे ऍटम एकमेकांबरोबर बॉन्ड करतील का? सानिका, उशीर का केला जॉईन करायला? सानिका, नोबल गॅसचे ऍटम एकमेकांबरोबर बॉन्ड फॉर्म करतील का? नाही करणार. मग नोबल गॅसचे ऍटम एकमेकांबरोबर बॉन्ड फॉर्म नाही करणार, पण एकमेकांच्या क्लोज तर येतील. वॅन डर वाल्स अट्रॅक्शन असल्यामुळे ते एकमेकांच्या क्लोज येतील. खूप जास्त क्लोज नाही येणार का? खूप जास्त क्लोज आले तर त्यांच्यामध्ये रिपल्शन स्टार्ट होईल. खूप जास्त क्लोज आले तर त्यांच्यामध्ये रिपल्शन स्टार्ट होईल. म्हणून ते जास्तीत जास्त क्लोज येतील, पण एकमेकांमध्ये मर्ज नाही होणार, एकमेकांना चिकटणार नाही का? रिपल्शन स्टार्ट होईल. याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आणि याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, याची आणि याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी एकमेकांना रिपेल करायला लागते. सो त्यांच्यामध्ये रिपल्शन स्टार्ट होण्याच्या अगोदर ते जेवढे जास्त क्लोज येऊ शकतात तेवढे क्लोज आले. कोण? नोबल गॅसचे ऍटम. आणि त्या दोन नोबल गॅसचे ऍटम जे एकमेकांच्या मॅक्सिमम क्लोज डिस्टन्स पर्यंत आलेले आहेत, तेव्हा त्या दोघांच्या न्यूक्लियस मधला जो डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सच्या हाफ घ्यायचं, त्यालाच म्हणायचं वॅन डर वाल्स रेडियस. एवढाच एक वे आहे काय, नोबल गॅसची रेडियस जी आहे वॅन डर वाल्स रेडियस ती डिटरमाइन करण्याचा. ही अप्रॉक्सिमेट येणार आहे व्हॅल्यू, पण याच्याशिवाय दुसरा वेगळा वे नाहीये. कळलं का? कळलं का? अरे कळलंय का? आय एम आस्किंग एव्हरीवन, कळतंय का? येस सर. हो सर. अथर्व, आर्य, काही कळलं का? कुशल, कौस्तुभ, करण, शामवी, सार्थक, संस्कृती, श्रेयस, अरे कुछ समझा? Yes, sir. मानव, मोहिते, यस सर. शिवतेज, कुछ समझा रे शिवतेज? तो क्या है,
half of the closest distance to which noble gas atoms approach. Half of the distance to which noble gas atoms approach. Noble gas atom approach before the repulsion between their electron cloud starts is van der Waals radius. समझ में आ गया? जेवढे मॅक्सिमम क्लोज येऊ शकतात नोबल गॅसचे ऍटम तेवढे मॅक्सिमम क्लोज आले तेव्हा त्या दोन नोबल गॅसच्या ऍटम मध्ये जो काय डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सचा हाफ म्हणजे काय? त्या डिस्टन्सचा हाफ म्हणजे काय? त्या डिस्टन्सचा हाफ म्हणजे काय? त्या डिस्टन्सचा हाफ म्हणजे व्हॅन डर वॉल्स रेडियस. कळलंय का? चला घेऊन टाका स्क्रीनशॉट. हे पण कळलंय? चला घेऊन टाका स्क्रीनशॉट पटकन. झालं सर. का have you got the screenshot? झाला का स्क्रीनशॉट? चला पटकन सांगा. रब करू का? हो आय सर. होप दिस. या तीन प्रकारच्या रेडियस मेजर करावं लागतात. सो ऑल दीज रेडियस कम्स अंडर कॅटेगरी ऍटमिक रेडियस. मग ऍटमिक रेडियस जेव्हा आपण नॉन मेटल साठी ट्रीटमेंट करतो दॅट ऍटमिक रेडियस इज कॉल्ड एज कोव्हॅलंट रेडियस. जेव्हा आपण ऍटमिक रेडियस मेटल साठी ट्रीटमेंट करतो दॅट ऍटमिक रेडियस इज कॉल्ड एज फॉर मेटल्स is called as metallic radius, and when we do determine atomic radius for noble gases then it is called as van der Waals radius. कळलं का? म्हणजे atomic radius चे तीन प्रकार आहे. atomic radius जर कोणासाठी ट्रीटमेंट केली नॉन मेटल तर म्हणायचं कोव्हॅलंट रेडियस. atomic radius मेटल साठी ट्रीटमेंट केली तर म्हणायचं मेटलिक रेडियस. आणि जर atomic radius कोणासाठी ट्रीटमेंट केली नोबल गॅसेस साठी तर म्हणायचं van der Waals radius. आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? येस सर. सबको समझा? हाँ सर. चलो स्क्रीनशॉट हो गया. तो इनका ऑर्डर लिख के देता हूं. इनका ऑर्डर सर. लिख के देता हूं. हो गया स्क्रीनशॉट? आई होप सबको समझा होगा. अरे कळलं असेल सगळ्यांना, हो की नहीं? Yes, sir. चलो ठीक है, रब कर देता हूं. फिर एक फैक्टर डिस्कस करेंगे, एक या दो फैक्टर डिस्कस करेंगे जिनके कारण एटॉमिक रेडियस चाहे वो कोवैलेंट हो, मेटलिक हो या वैन डर वाल्स रेडियस हो वो बदलती है. वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और फैक्टर डिस्कस करने के बाद ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एंड टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस. वो ट्रेंड बाद में डिस्कस करेंगे फैक्टर डिस्कस करने के बाद. क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं इन अ पीरियड एंड अ पीरियोडिक टेबल एंड टॉप टू बॉटम जब आते हैं इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे तक आते हैं या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन्हीं फैक्टर में से कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं और उन फैक्टर की चेंज होने के कारण एटॉमिक रेडियस भी चेंज हो जाती है. हम लोगों को वेरिएशन दिखता है. तो वेरिएशन एटॉमिक रेडियस में क्यों आता है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो फैक्टर्स पहले देखेंगे, फिर वेरिएशन कैसे आते हैं वो देखेंगे. समझ में आ रहा है? पहले फैक्टर्स देखने पड़ेंगे ना, पहले फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि नहीं, विच अफेक्ट्स द एटॉमिक रेडियस. आया ना? फिर Yes, ट्रेंड sir. फिर ट्रेंड देखेंगे कि उन फैक्टर्स के कारण एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है, वो बाद में. पहले फैक्टर्स देखेंगे. तो अब पहली चीज ये याद रखो, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई. रेडियाई क्यों कहा? प्लूरल है. वैन डर वॉल्स रेडियस सबसे ज्यादा होती है. देन उसके बाद मेटेलिक रेडियस आती है और फिर कोवैलेंट रेडियस. किसके लिए? नॉन मेटल के लिए. ये किसके लिए? मेटल के लिए. ये किसके लिए? नोबल गैस के लिए. कुछ समझा? ये ऑर्डर है मेटलिक रेडियाई की. ये कुछ
याद रखो, ठीक है। तो अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन से नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर चार्ज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये जो है, ये 3 फैक्टर, इसे यस स्टार भी कहा जाता है। तो ये जो फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, इसे जेड इफेक्टिव भी कहा जाता है। ये जो फैक्टर्स है, ये 3 फैक्टर एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। यानी कि ये बढ़ने से, इनमें से कुछ बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इनमें से कुछ बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम भी हो सकती है इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप। तो ये समझ में आ गया कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर समझ में आ गए। ये 3 फैक्टर एटॉमिक रेडियस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इनमें से पहला फैक्टर कौन सा, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स का क्या इफेक्ट होगा, देखो सपोज हाइड्रोजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी है हाइड्रोजन में, एक ही है। जब आप लोग उसके नीचे आओगे तो हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, नंबर ऑफ शेल्स 2 है। उसके और नीचे आओगे तो फिर सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स 3 है। उसके भी नीचे आओगे तो कौन, पोटेशियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, जिसमें शेल्स है 4। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे नीचे आओगे, नंबर ऑफ शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है या कम होती है, फटाफट बोलो। आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, फटाफट देख। नंबर ऑफ शेल्स आर गेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज, सर इंक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स कम हुई है, सब बता दो, इंक्रीज। देख के ही बताना, देख के ही बताना है। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है कि कम, तो नंबर ऑफ शेल्स आर गेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज। सर इंक्रीज। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रही है, तो साइज भी देखो ना, रेडियस भी देखो ना, बढ़ रही है कि कम हो रही है, रेडिएशन साइज बढ़ रही है कि कम हो रही है। सर बढ़ रही है। सो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्या एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। इसका मतलब नंबर ऑफ शेल के साथ एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? सर डायरेक्टली। आर यू गेटिंग मी? कुशल, करण, कौस्तुभ, कुछ समझ में आ रहा है? ओम, यस सर। सानिका, संस्कृति, सार्थक, शामवी, शिवानी, कुछ समझ में आ रहा है गाइस? हाँ दोनों, सर। स्वराज, स्वस्तिक, तनय, वैभवी, अगो वैभवी कहीं समझता है का? कुछ बोल ही नहीं रहे। अथर्व, दोनों आदित्य, आर्य, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। दीक्षा, दिशा, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो चलो, ये समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट करो। समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गए सर। हो गया, सबका हो गया? यस सर। रब कर दूं? तो चलो
हाँ हम लोगों सर। को नंबर ऑफ शेल के साथ एटॉमिक रेडियस का क्या रिलेशन है वो तो पता चल गया है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। आप बता दो क्या हो रहा है। आप बता दो क्या हो रहा है। therefore बोल दो, with increasing number of shells for electron in an atom, क्या atomic radius and size क्या increases। कुछ समझा। therefore ऐसा लिख सकते हो, atomic radius is proportional to number of shells। ठीक है, कुछ समझ में आया ना। आई होप ये समझ में आ चुका होगा सबको। आई होप ये समझ में आ चुका होगा सबको। यस सर। नहीं क्या हो गया, समझ में आ गया सबको। दूसरा फैक्टर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जिनको क्लास है वो सिर्फ सुन ले, बाद में वो नोट्स बनाए या बाद में पूछे मुझे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस that is positively charged nucleus इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, बराबर, इनके बीच का अट्रैक्शन है, वही न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बेसिकली, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है तो प्रोटॉन्स के कारण होता है। और वो प्रोटॉन्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, प्रोटॉन्स क्या करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वही होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, देयरफॉर विद इंक्रीज इन जेड, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज हो गए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज increases and therefore अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। therefore with increase in nuclear charge क्या बढ़ेगा,
विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, attraction between nucleus and electrons increases. अगर attraction बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एंड शेल न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाएंगे या अवे जाएंगे? फटाफट बोलो। ये ऐसा एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन पे एग्जर्ट होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जब इन पे एग्जर्ट होता है, अगर अट्रैक्शन बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाएंगे या अवे जाएंगे? हाँ, क्या होगा? फटाफट बोलो। न्यूक्लियस। ये जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच वो बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाएंगे या अवे जाएंगे? टुवर्ड्स न्यूक्लियस जाएंगे इलेक्ट्रॉन या अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे? फटाफट बोलो। सबको अब ये दिख रहा है सामने, बोलने में कोई दिक्कत है नहीं, ये अट्रैक्शन ही है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एंड शेल क्या होगा? इज पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। हाँ या ना? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूक्लियस की तरफ पुल होगी कि नहीं शेल? अरे इलेक्ट्रॉन एंड शेल न्यूक्लियस की तरफ ही पुल होगी क्या आवे जाएगी? क्या लोग है यार? अरे शेल न्यूक्लियस की तरफ पुल होगी या आवे जाएगी शेल? फुल होगी सर। अब पुल होगी तो साइज बढ़ेगी कि कम होगी? साइज बढ़ेगी कि कम होगी? सर कम होगी। Yes. And therefore radius and size decreases. यानी कि जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही साइज क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उतना ही अट्रैक्शन होगा। आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितने ज्यादा प्रोटॉन, उतना ज्यादा अट्रैक्शन किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ही शेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस पुल होगी एंड रेडियस एंड साइज उतनी ही डिक्रीज होगी। हैव यू गॉट दिस? सबको समझा ये? अरे कहीं कर लगा? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ Yes, समझ में आ sir. रहा है? यस सर। जितना ज्यादा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, उतनी स्ट्रांगली ये शेल किसकी तरफ खींची जाएगी? न्यूक्लियस की तरफ, एंड उतनी ही रेडियस एंड साइज कम होती जाएगी। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैसे ही शेल न्यूक्लियस की तरफ खींची जाएगी। हैव यू गॉट दिस? कुछ समझा? Yes, sir. तो रब कर देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट कर लो और फिर मुझे बता दो कि न्यूक्लियर चार्ज का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा, शेल न्यूक्लियस की तरफ पुल हो गई, साइज एंड रेडियस डिक्रीज हो गई, तो इनके बीच न्यूक्लियर चार्ज एंड रेडियस के बीच डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स? डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स? डायरेक्ट। अबे न्यूक्लियर सर चार्ज इनवर्स। बढ़ा, रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, रेडियस कम हो रही है, तो डायरेक्ट हुआ कि इनवर्स? सर इनवर्स। गाइस समझ में आ रहा है? डायरेक्ट की इनवर्स? चलो स्क्रीनशॉट कर लो, होने के बाद बता दो फटाक से। कर लो स्क्रीनशॉट। अरे कर लो स्क्रीनशॉट। हो गए। बता दो ना, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ?
हो गया, सबका हो गया। यस सर। तो रब कर देता हूं। और इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, ये चीज, देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आया ना। यस सर। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। आज के लिए इतना काफी है। कुछ सुनो अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपकी एग्जाम में मैंने 55 क्वेश्चंस दिए हैं। कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 55, बराबर। आपको जो आते हैं वही 55 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो सॉरी 45 क्वेश्चन, 55 में से 45 वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने 45 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मार्क्स तो मैं 45 में से ही दूंगा, मार्क्स तो मैं 45 में से ही दूंगा। और दूसरी चीज, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके रॉन्ग हो गए तो रॉन्ग के लिए मार्क डिडक्ट करूंगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। स्ट्रिक्टली 55 में से 45 क्वेश्चन जो है, 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 55, 45 ही क्वेश्चन स्ट्रिक्टली सॉल्व करने हैं, ना एक ज्यादा ना कम। समझ में आ गया? यही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 9 बजे टेस्ट स्टार्ट होगी, 8:30 बजे तक चलेगी। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? आया ना? सर हाँ बोलो। आप वो बताने वाले थे ना, सॉल्यूशन फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं? वो बता दूंगा मैं, क्योंकि उसके लिए एक दो मतलब क्या प्रोसीजर है, उनको मैंने चेंज करने के लिए बोला है। बच्चों को डायरेक्टली दिखना चाहिए, डायरेक्टली मिलना चाहिए, ऐसा मैंने उनको बोला है। तो वो जो डेवलपर है ना, वो करके देगा वो ना। मैं तो आपको क्या करूंगा, मैं भेजूंगा ही भेजूंगा आपको तुरंत टेस्ट खत्म होने के बाद, ठीक है। ओके सर। तो समझ में आ गया इंस्ट्रक्शन? 45 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो, मैं तुझे जितना हो सके कर दे, मानो तुझे जितना हो सके, तू जहां से था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर। चलो गाइस, दिस इज इनफ फॉर टुडे। 9 बजे से लेके स्टार्ट होगी, आप कभी भी दे सकते हो टेस्ट, ठीक है। बाय एवरीवन, यस थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय एवरीवन। सर। हाँ बोलो। और 9 बजे स्टार्ट होगी तो मतलब कि कब तक टाइम होगा उसका? आप 45 मिनट जब स्टार्ट करोगे आप टेस्ट, 45 मिनट्स में आपको स्टार्ट करने के बाद तुरंत वो टेस्ट दे देनी है। आप कभी भी स्टार्ट करो, चाहे आप 8:30 बजे तक रात को है, आप 7:30 बजे स्टार्ट कर दो, 7:15 बजे तक टेस्ट आपकी कंप्लीट हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब रात में ना? हाँ कभी भी आप दे दो, लेकिन जब स्टार्ट करोगे उसके बाद 45 मिनट्स ही मिलेंगे आपको। और यस रात को 8:30 बजे तक टाइम है, ठीक है। यस तो आप चाहोगे कि मैं 8:30 बजे स्टार्ट कर दूं तो वो नहीं होगा। 8:30 बजे तो एंड होने वाली टेस्ट, तो उससे पहले आपको देना पड़ेगा। 9 बजे दे दो या 12 बजे दे दो या 1 बजे दे दो, जब टेस्ट स्टार्ट करोगे उसके बाद 45 मिनट्स में आपको टेस्ट कम्प्लीट, 50 मिनट्स में 55 मिनट टाइम दिया है शायद, 50 या 55 मिनट, उतने टाइम में आपको टेस्ट कंप्लीट करनी हो, ठीक है। यस। चलो बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय एवरीवन। चलो सर बोल। सर वो कभी कभी पेपर में ऑप्शन क्लियर नहीं होते। अभी उसके लिए तो क्वेश्चन दिए है ना ज्यादा, हाँ सर, यस। के लिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए है ना। कभी कभी क्या होता है, फॉन्ट मैच नहीं होता। मेरा जो फॉन्ट है ना, जो मैं क्वेश्चन इधर से उठा कर डालता हूँ, वो फॉन्ट नहीं मैच हो गया, तो वो क्या होता है, वहां पे कुछ दिखता नहीं है। और तेरा नेट खराब होना तो भी नहीं दिखेगा तुझे। समझ में आ रहा है? तो स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन हो, ऐसी जगह पे बैठो, बीच में फोन लेना वगैरह वो चीजें बंद करो, 10 बार रिज्यूम करना वो बंद करो, ठीक है। ऐसा करोगे, नेटवर्क अच्छा हो, फोन लेना बंद करोगे, तो आपको टेस्ट इजीली अटेम्प्ट होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। यस सर।